अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। मौसमियाती नुकसानात के अजाले के लिए आलमी फंड कायम कर दिया गया। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में माहौलियाती तब्दीली के बायस नुकसान उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने का मुआहदा तय पा गया। फंड के जरिए पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। मिस्र में COP27 सबसे ज्यादा चलने वाले इजलासों में से एक बन गया है। इजलास में तय पाए जाने वाले मुआहदे के तहत माहौलियाती नुकसान से मुतासर होने वाले गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने पर इत्तेफाक किया गया है। मुआहदे के तहत अमीर और माहौलियाती तब्दीली में बड़ा किरदार अदा करने वाले ममालिक की जानिब से एक फंड कायम किया जाएगा। फंड से माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को नुकसान का अजाला करने में मदद मिल सकेगी। मुआहदे को माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा मुल्कों के लिए तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा कि फंड का क़याम माहौलियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। ये अबूरी कमेटी पर मुनहसर है कि वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए। शीरी रहमान और इनकी टीम की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और नाइजीरिया में हालिया सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है और इस फंड से इनके नुकसान का अजाला हो सकता है। माहौलियाती तंजीमों और तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से 30 साल से ज़ायद इस मुआहदे का मुतालबा किया जा रहा था। इजलास में 200 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने की गुज़िश्ता वादों की तौसीक भी की गई है। इसलिए आइंदा बरसों में कार्बन गैसों को अखराज में तेजी और नुमाया कमी की जाएगी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले की तजवीज़ एजेंडे का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया था। G77 के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान की तजवीज़ को एजेंडे में शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। और हुकूमत पाकिस्तान ने सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के लिए रूस से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। ज़राए के मुताबिक रूस के साथ वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत पेट्रोलियम की सतह पर ख़त किताबत का आगाज़ हो गया, जिसमें रूस को बताया गया है कि पाकिस्तान तेल और गैस की खरीदारी में दिलचस्पी रखता है। बताया गया है कि दावत मिलने पर वफ़द रूस का दौरा करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने चेयरमैन PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। सईद गनी ने कहा कि इक़्तिदार से जाते जाते इमरान खान मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए। एक आईनी इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इमरान खान ज़हनी तौर पर मफलूज हैं। इमरान खान और भारतीय मीडिया एक पेश पर हैं। कि एक इदारे के सरबराह की तैनाती को इतना कंट्रोवर्शियल बनाना और तमाशा बनाना एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो भी ऐसे आदमी की तरफ से जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का वजीर आजम रहा हो, उनकी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लग जाए। ये रवायत बहुत खतरनाक है। ये तरीक़ेकार जो इमरान खान ने इख्तियार किया ये बहुत ही तबाहकुन है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इख्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। क्योंकि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहां में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है। ये चोर है, ये बिशनी है, ये डाकू है, ये झूठा है, ये फितना है, ये इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने जल्द इंतखाबात के मुतालबे को बिला जवाज करार दे दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इमरान की गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त किया। 4 हुकूमतों के हुक्मरान हमारी आईनी हुकूमत को बर्दाश्त करें। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात वाले संजीदा होते तो लॉन्ग मार्च के बजाय इस्तीफे मंजूर कराते, सूबाई हुकूमतें तोड़ते, माहौल खुद ब खुद बन जाता। इंतशार का मकसद मुल्क चलने ना देना है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत PTI लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सिक्योरिटी देगी और इमरान खान की हिफाजत करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ को काम नहीं आता। नून लीगी रहनुमाओं की शक्लें उजड़ी हुई फसल की तरह हैं। जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं, अब सारे वहाँ ही पहुँचे और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक उन्होंने क्या अचीव किया है ये आइंदा जो आएंगे दिन ये आपको बहुत क्लियर होगा। इनकी जो नून वालों की ज़रा शक्लें गौर से देखिए, इनके लीडरों की वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना वो नज़र आती है, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनके क्या हालात हैं। जरदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आईनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। फैसलाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के हक में नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि किसी को मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अमल मुल्की दिफा को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के शरीक चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस्तांबुल में शरीक चेयरमैन ICAPP के लिए मुशाहिद हुसैन का नाम थाईलैंड और ईरान ने पेश किया। चीन, कंबोडिया, रूस, लेबनान, तुर्किया और इंडोनेशिया ने उनकी नामजदगी की हिमायत की। जनूबी कोरिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा को एक बार फिर ICAPP का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 33 ममालिक के 70 सियासी जमातों के 200 नुमाइंदे और रहनुमा शरीक हुए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी को कराची में दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा जामा दारुल उलूम कोरंगी में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और मौलाना फजलुर रहमान समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक उस्मानी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुफ्ती रफ़ीक उस्मानी मरहूम की नमाज जनाजा उनके भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, सरबरा JUI के मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना औरंगजेब फारूकी समेत दीगर उलमा इकराम समेत असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। मुफ्ती रफ़ीक उस्मानी को दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में उनके वालिद मुफ्ती शफी उस्मानी और वालदा की कब्र के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे और दारुल उलूम मदरसा अरबिया के सरबरस्ते आला थे, जो जुमे को 86 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। सिर्फ तख्तियां नहीं लगाते, अमली काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अवाम के दिलों से मायूसी का खात्मा अज़्म है। माजी में इख्तियारात का रोना रोने वाली KMC कराची में काम करने में मसरूफ़ है। तफसीलात देखिए जमजम सईद की रिपोर्ट में। कराची के इलाके केमाड़ी में कारपेटिंग के बाद रोड का इफ्तिताह। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वो KMC और सिंध हुकूमत से हासिल वसाइल से मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। जो वसाइल थे कोशिश की कि उन वसाइल को खुशउस्लूबी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ खर्च किया जाए। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमने वसाइल में रहते हुए कराची को बेहतरी की राह पर गामजन किया है। काम के बावजूद तनकीद का सिलसिला जारी है। कराची के 7 अजला में तरक्याती काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने सपोर्ट किया है तो हम काम कर पाए। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब ने सपोर्ट किया है, हमारा हाथ थामा है तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। ये फ़ायदा होता है जब इदारे मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि वो तख्तियां नहीं लगाते बल्कि अमली काम करते हैं और लोगों के दिलों से जल्द मायूसी खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शान मिर्जा के साथ जमजम सईद, GTV कराची।
اور کراچی میں جوں جوں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس موسم کی خاص سوغات یعنی کہ خشک میوہ جات شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید بتائیں گے واجد علی خان جو کہ اس وقت صدر ایمپریس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی واجد۔ جی بالکل، کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، وہیں سردی میں اضافے کے ساتھ شہریوں کی جانب سے جو خشک میوہ جات ہیں اس کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو خشک میوہ جات ہیں اس کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت میں کراچی کے قدیم ایمپریس مارکیٹ میں موجود ہوں۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ اس وقت جیسے ہی سردیاں آ رہی ہیں تو دکانیں خشک میوہ جات سے سج چکی ہیں، مختلف قسم کے میوہ جات یہاں پر پڑے ہیں، لیکن قیمتیں اس وقت جو خشک میوہ جات ہیں اس کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اشیاء ہے اس کی قیمتیں میں آپ کو بتاتا چلوں تو چلغوزے جو پاکستان کی اپنی پیداوار ہیں اس وقت اس کی قیمت 5,600 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مونگ پھلی کی اگر میں بات کروں تو 650 روپے کلو وہ فروخت کیا جا رہا ہے، بادام 2,000 روپے کلو، کھجور 450 روپے کلو، پستہ 4,800 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو دکانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے یہ جو سٹال سجے ہوئے ہیں یہ اس وقت غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے، ان کے لیے اس کو خریدنا جو سردیوں کی خوراک ہے یہ خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ جی اسلام آباد میں اشیاء خورنوش شہریوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ شہری سستے بازاروں میں بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد کے سستا بازار میں موجود ہے نمائندہ خصوصی انتظار حیدری۔ انتظار آگاہ کیجیے گا، سستا بازار میں کچھ سستا بھی ہے یا یہاں بھی مہنگائی نے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ ہاں جی بالکل، پہلے ہی عوام جو ہے وہ پریشان ہیں یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے کہ بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں، دوسری طرف جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کمی آنے کا کوئی امکان فی الوقت نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ادارہ شماریات کی طرف سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اشیاء ضروریہ کے حوالے سے ان کے مطابق 28.67% رواں ہفتے اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک شہری، ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا کیا ریٹ چل رہے ہیں یہاں؟ بازار بھی آج کل بہت غریبوں کی پہنچ سے باہر ہے کہ غریب عام آدمی تو اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہی بیچارہ خریداری کر رہا ہے، جو مزدور ہیں وہ تو بھوکے مر گئے ہیں، وہ ترس گئے ہیں بیچارے، اپنے بچوں کو نہ فروٹ کھلا سکتے ہیں نہ وہ سبزی کھلا سکتے ہیں، سبزی بھی 100 روپے سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اضافہ مسلسل ہو رہا ہے اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ غریب جو ہے اب وہ عام سبزیاں اور فروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ ادارہ شماریات کے مطابق تو 28.67% اضافہ ہوا ہے، لیکن جو بازار ہیں ان میں جو مہنگائی کی شرح اس وقت یہ نظر آ رہی ہے وہ 30% سے بھی زیادہ ہے اور اس وجہ سے عوام جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جی اور سردی میں اضافے کے ساتھ ہی پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کمرشل اور گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عبد الرحمان کی رپورٹ۔ پشاور میں سردی کے آغاز کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ اس بحران سے گھریلو صارفین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ خواتین کے لیے ناشتہ اور کھانا تیار کرنا امتحان بن گیا۔ صبح بچے بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں، پہلے تو پھر بھی ٹائمنگ ہوتی تھی گیس کی کہ اس ٹائم تک ہوگی، پر اب تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ کس ٹائم ہے کس ٹائم نہیں۔ گیس کی بندش اور کم پریشر کی وجہ سے کمرشل صارفین کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ ہوٹل والے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں جبکہ تندور والے LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں۔ گیس تو بالکل ہی نہیں ہے، گیس کی تو قلت ایسی ہے کہ اگر گیس سلنڈر میں بھرانے کے لیے جاتے وہ بھی 250 سے 300 روپے کلو ہے، تو اس سے گزارا نہیں ہوتا، تو ہم اپنے بچوں کی ہانڈی روٹی پکانے کے لیے ادھر سے آ کر لکڑیاں خریدتے ہیں، 1200 سے 1400 روپے من ہے، تو ابھی غریب بندہ کیا کرے، کیسے اس کو ہینڈل کرے۔ گیس کا جو مسئلہ ہمارے سٹی والی سائڈ پہ تو بہت زیادہ ہے، تقریباً رات کو آ جاتی ہے تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے اور پورا دن نہیں ہوتی۔ پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کرنے کے دعووں کے باوجود سردی میں کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ کیمرامین فراست علی کے ساتھ عبد الرحمان، GTV نیوز پشاور۔ نجی فضائی کمپنی ایئرسیال کے فلیٹ میں 5واں ایئر بس 320 طیارہ شامل ہو گیا ہے۔ جلد ہی متحدہ عرب امارات کے لیے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ ایئرسیال کے فلیٹ میں شامل ہونے والا ایئر بس 320 طیارہ اکانومی کلاس کی 180 نشستوں کا حامل ہے، جس کے شامل ہونے سے ایئر لائن کے پاس ایئر بس طیاروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ایئرسیال کی جانب سے بین الاقوامی آپریشن کا آغاز لاہور، پشاور، اسلام آباد سے UAE کی پروازوں سے ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں سعودیہ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क़वानीन तो मौजूद है, मगर ताहाल उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, अगर इन्हें सही सिमत मिल जाए तो तरक्की के मनाजिल तय होती है, लेकिन अगर इन्हीं नौजवान का बचपन मसाइल का शिकार हो तो इस सूरत में मुस्तकबिल की राहों पर भी अंधेरा छा जाता है। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और दीगर सहूलियात से लेस इस दौर में भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम है, जबकि 70 लाख से जायद बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर होकर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, मगर इनका कोई पुरसानी हाल नहीं। मुल्क में ताहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। 2019 के डोमेस्टिक वर्कर एक्ट के तहत ताहाल चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन में चाइल्ड लेबर के खात्मे, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत से मुताल्लिक कानून साजी मौजूद है, मगर कानून बनाने वाले और अमल दरामद करवाने वाले दोनों एक पेज पर नहीं, और यही पेचीदगियां मसाइल में मजीद इजाफा कर रही है। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का बच्चों के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। बोली कि बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजीद कहती हैं कि फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह से बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मासूम बच्चों से भीख मंगवाई और घरों में मुलाजमत करवाई जाती है। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल है, ये जानने के बावजूद हम बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली प्लानिंग में बिलीव नहीं करते। कुछ बच्चों को हम भीख पे लगा देते हैं, बॉयज़ को और गर्ल्स को हम घरों में मुलाजमत पे रखवा देते हैं, जहाँ उनके साथ तशद्दुद किया जाता है। तो इसलिए बच्चे नहीं होते। बच्चे जो है, एक एवरी चाइल्ड हैज़ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, जिसका हमें ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चे तब पैदा करें जब आप उनका ख्याल रख सकें। और हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है चाइल्ड प्रोटेक्शन को और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को। उसमें बताया जाता है कि बच्चों के साथ किस तरह प्यार के साथ पेश आना चाहिए। गिव योर चाइल्ड लव एंड अफेक्शन दैट ही और शी डिजर्व्स। और जीलानी पार्क लाहौर में PHA ने लाहौरियों के लिए मेला सजा दिया। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद विंटर फेस्टिवल देखने पहुंच गई। मेले में पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान की सकाफत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है। मेले का अहवाल जानते हैं वहीद गुजर की इस रिपोर्ट में। समर फेस्टिवल के बाद विंटर फेस्टिवल का जिलानी पार्क में इनेकाद। मेले में लाहौरियों की डिमांड के मुताबिक खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें हर किस्म के खाने मौजूद हैं। बच्चों ने खानों पर खूब हाथ साफ किए और खुशी का इजहार भी किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हुआ है, बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। लोग भी मुख्तलिफ़ किस्म के इधर आके जिन्होंने स्टॉल्स लिए हुए हैं, लगाए हुए हैं, उनको इनकम भी होगी और हम लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी परचेज़ करने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है। फेस्टिवल में 5 सूबों की सकाफत को पेश करने के साथ साथ खवातीन के लिए खुसूसी ज्वेलरी, जूते, कपड़ों और दीगर स्टॉल सजाए गए हैं। बहुत अच्छा ये फेस्टिवल है, आप लोग भी आएँ, सब फैमिली मेम्बर्स आएँ और यहाँ इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ फेस्टिवल पे आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत काफ़ी देर के बाद आए हैं। यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, हमारे कल्चर के बारे में, बलोच, पठान, ये स्वाद कलाम की चीज़ें, और बहुत मज़ा आ रहा है। मेले में मसनूई गांव भी बनाया गया है, जो बच्चों बड़ों समेत सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। जिंदा और बाशऊर कौमें अपने सकाफती और रिवायती इक़दार और तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। कोयटा के मुसव्विर नसीब खान पश्तून सकाफत को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए कैनवस पर रंगों के जरिए मुख्तलिफ पश्तून पेंटिंग्स बनाते हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। पश्तून सकाफत खित्ते की कदीम सकाफतों में से एक है। कोयटा की ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के शोबा फाइन आर्ट्स के लेक्चरार नसीब खान कैनवस पर पश्तून सकाफत के रंग बिखेर कर रिवायात, सकाफत, रहन सहन और मुनफरिद तर्ज जिंदगी को बेहतर तौर पर समझने और इसे हमेशा जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की अदबियात और सकाफत को उजागर करूँ, और यहाँ के लोग बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मेहमान नवाजी में अगर बात की जाए तो ये लोग अपने एक
पहचान रखते हैं पूरी दुनिया में। नसीब खान कहते हैं कि पश्तून खवातीन मुश्किल हालात के बावजूद भी सख्त मेहनत से नहीं कतराती। इनके रंग बिरंगे मलबूसात इनकी पहचान और खूबसूरती में इजाफे का बाइस हैं। मैं यहाँ की खवातीन को भी मैं पेंट करता हूँ, वो इसलिए कि वो इंतहाई मेहनत कश होते हैं। कई कई किलोमीटर के फासले से वो अपने कंधों पे दूर दूर पानी लेके आते हैं और उनके ड्रेसेस में जो कशीदाकारी है उनसे मैं इंस्पायर हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं यहाँ की खूबसूरती में दिखाऊं। नसीब के बनाए गए फनपारे पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में भी नुमाइश की जीनत बन चुके हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ऐसा लहजा अपनाया जिससे उर्दू शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा हो गई। फैज़ की शायराना कद्र कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी जिंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अकीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। मद्दा आज इनकलाबी शायर की 38वीं बरसी मना रहे हैं। आँखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। 20वीं सदी की उर्दू शायरी में इकबाल के बाद नुमाया तरीन नाम फैज़ अहमद फैज़ का है। फैज़ ने आज़ादी और इंसानी हुकूक की आवाज़ कुछ इस तरह बुलंद की कि वो सब की आवाज़ बन गए। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के एक सरगर्म रुकन रहे और अखबार पाकिस्तान टाइम के पहले मुदीर आला भी रहे। फैज़ अहमद फैज़ अमन के खातिर लड़ते रहे थे। अपनी सरगर्मियों के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इंसानियत से प्यार भरी इनकी शायरी का कई ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। फैज़ अहमद फैज़ को जदीद दौर का सबसे बड़ा उर्दू शायर समझा जाता है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब के कई रंग समेटे हुए है। फैज़ अहमद फैज़ लोगों की मोहब्बत में घिरे रहे। वो जहाँ जाते लोग इनसे दीवाना वार प्यार करते। फैज़ ने गज़ल में एक अछूता अंदाज अपनाया और माशरे के तमाम मामलात को अपना मौजू बनाया। अल्फाज को मोहब्बत और इनकलाब के मोतियों में परो देने वाले उर्दू ज़बान के शायर फैज़ अहमद फैज़ आज हम में नहीं, ताहम इनके शायरी मजमूए और उनके कलाम आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।